चलो भाई, अब तो सूरज का भी लगन हो गया और भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो गया। अब आगे क्या सोचा है सीमा? किस बारे में माँ? अरे अपने लगन के बारे में। और किस बारे में? तूने कहा था कि सूरज की शादी के बाद तू सोचेगी इस बारे में। हाँ तो सोच लूंगी, सोचने में क्या जाता है। हाँ, तू क्यों करेगी शादी? लगता है मेरे मरने के बाद ही बसेगा तेरा घर। जीते जी तुझे दुल्हन बनते नहीं देख पाऊंगी मैं। माँ, ये इमोशनल डायलॉग ना मुझ पर काम नहीं आएंगे। चलो दवाई का टाइम हो गया है। ऐसी माँ, मान जाना। बस माँ, अब ये टॉपिक खत्म। तुम्हें साफ साफ सुनना है तो सुन लो, मैं कभी शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बात सीमा ने गुस्से में कही थी तो उसकी माँ कमला आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप दवाई खाकर सो गई। फिर सीमा भी अपने कमरे में आ गई और डायरी में दबी एक फोटो निकालकर उसे देखती रही। फिर जब उसकी आंखों में आंसू आ गए तो उसने वो फोटो वापस रख दी और सोने की कोशिश करने लगी। और फिर अगले दिन, अरे वाह, ये साड़ी तो बड़ी सुंदर है। अब ये सीमा के लिए रख लेते हैं। माँ जी, ये तो चटक लाल रंग की है। दीदी इसका क्या करेंगी? क्यों, सीमा लाल रंग क्यों नहीं पहन सकती? पहन तो सकती है, पर लाल रंग तो सुहाग का होता है, तो इन्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। वैसे ये साड़ी मैंने विनीता भाभी के लिए चूज की थी, लेकिन अगर आपको सीमा दीदी को देनी है तो दे दीजिए। नहीं गरिमा, तुमने जिसके लिए जो सोचा है उसे वही दो। वैसे भी मुझे लाल रंग कुछ खास पसंद नहीं है। अरे दीदी, बस इसीलिए तो अब तक आपकी शादी नहीं हुई। लाल रंग भला किस लड़की को पसंद नहीं होता? ये तो सुहाग की निशानी होता है। तभी मैं सोचूं कि दिखने में तो आप ठीक ठाक हो और ऊपर से कमाती भी हो, तो फिर भला अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? अब जरूर आपकी कुंडली में भी कोई दोष होगा। अब मेरे मामा जी ना बड़े जाने माने ज्योतिषी हैं, आप कहो तो। नहीं गरिमा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। समझती हूँ दीदी, अब इस उम्र तक आते आते शादी के सारे अरमान तो मर ही गए होंगे आपके। साफ पता चल रहा था कि सीमा की नई नवेली भाभी गरिमा ने ये बात सीमा को ताना मारते हुए कही थी। असल में सीमा अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और कुछ ही महीनों में वो 40 साल की होने वाली थी। सीमा से छोटे 2 भाई विजय और सूरज और एक बहन रीना थी। ऐसा नहीं था कि सीमा कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसकी शादी की सही उम्र थी तभी उसके पिता की दिल की बीमारी से मौत हो गई। ऐसे में सब कुछ अकेली सीमा ने संभाला, लेकिन इस सब में सीमा के हाथ से समय निकलता गया और वो अपना घर नहीं बसा सकी। लेकिन उसका ये दर्द उसकी माँ कमला के सिवाय और कोई नहीं समझता था। वैसे भाभी, ये सीमा दीदी अब तक कुंवारी कैसे है? कोई खोट वोट है क्या? ज्यादा तो मुझे भी कुछ नहीं पता, पर एक बार इन्होंने जिक्र किया था कि एक लड़का था तो जो सीमा दीदी को पसंद करता था, लेकिन सीमा दीदी ने शादी से मना कर दिया। फिर वो लड़का कभी वापस नहीं आया। अरे क्यों आएगा वापस? ये कोई मिस इंडिया हो रखी है क्या? और ऐसा भी नहीं कि दहेज के लिए लाखों जोड़ रखे हो। समझ गई, अपने ईगो में ही रह गई है। अब बताओ, 40 की होने जा रही है। मेरे घर में तो सब हंसी उड़ा रहे थे। अब क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकते, बड़ी जो है। लेकिन मैंने तो पहले ही साफ साफ कह दिया है कि दीदी शादी करे या ना करे, लेकिन अपने बुढ़ापे का इंतजाम खुद करके रखे। भाई आगे चल के हम अपना परिवार देखेंगे या इन्हें संभालते फिरेंगे? बात तो बिल्कुल सही है। चलो मैं भी इनसे बात करूंगी इस बारे में। ये बातें घर की बहुएं कर रही थी, जिनके पति कुछ न बन पाते अगर सीमा उनके लिए मेहनत न करती। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सीमा ने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी और अब उसका बस एक ही मकसद था कि वो जितना हो सके अपनी बीमार माँ की सेवा करे और उन्हें खुश रखे। फिर उसी शाम, अरे रीना, तू इस वक्त, और वो भी अकेली? श्याम क्यों नहीं आए तेरे साथ? क्योंकि मैं नहीं लेकर आई उन्हें, मुझे अकेले आना था इस बार। अरे पर तू सूरज की शादी के बाद परसों ही तो गई थी अपने ससुराल। अब सच बता रीना, तूने फिर से झगड़ा किया क्या श्याम जी से? झगड़ू नहीं तो और क्या करूं दीदी, वो अपने परिवार वालों के सामने मुझे कुछ समझते ही नहीं। यहाँ से थकी हारी गई तो अगले ही दिन खाना बनाने के लिए बोल दिया। अब बताओ, ये कोई बात हुई क्या? ओहो, और तू इतनी सी बात पर यहाँ चली आई। तूने गलत किया रीना। दीदी, आपका तो कोई ससुराल है नहीं, तो आप क्या जाने कैसे और कितना एडजस्ट करना पड़ता है वहाँ। और फिर ये मेरा भी घर है, शादी हो गई तो क्या, जितना हक आपका है यहाँ उतना ही मेरा भी है। ये कहकर रीना तो वहां से चली गई, लेकिन सीमा वहीं खड़ी रह गई। वो कहना और करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन फिलहाल वो अकेली रहना चाहती थी। इसीलिए वो अपना पर्स लेकर घर से निकल गई। और फिर कुछ देर बाद, आइए सर, मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स, आप मेरे बुलाने पर स्पेशली फॉरेन से यहाँ आए। हाँ, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया था तो अब आना तो था ही। जी आइए सर, मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। सूरज अपने एनआरआई बॉस अनिकेत को डिनर के लिए घर पर लेकर आया था। और फिर, माँ जी, दीदी कहाँ है? आज तो संडे है तो उनकी ऑफिस की छुट्टी होगी ना? हाँ, दिन तक तो घर पर ही थी, अभी चली गई होगी कहीं। दीदी का बढ़िया है, शादी हुई नहीं तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है। हाँ, वरना तो शादी के बाद हम लेडीज का कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं बचता। ये किसकी बात हो रही है सूरज? सर, वो मेरी सबसे बड़ी दीदी है सीमा। वो अनफॉर्चुनेटली उनकी शादी नहीं हो पाई सही समय पर, और अब वो 40 साल की होने वाली हैं।
तो अब तो कोई चांस ही नहीं है। अब तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। आप ये खीर लीजिए ना, गरिमा ने बनाई है। अनिकेत ने हाथ से इशारा करके सूरज को खीर परोसने से रोक दिया और फिर खाने की टेबल से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ सर, डिनर पसंद नहीं आया क्या आपको? डिनर तो ठीक है, लेकिन तुम लोग और तुम सबकी सोच पसंद नहीं आई मुझे। अनिकेत आगे कुछ कहता उससे पहले ही सीमा घर के मेन डोर से अंदर दाखिल हुई। उसने जैसे ही अनिकेत को देखा तो वो तो अपनी जगह पर जम सी गई, लेकिन अनिकेत सीधा जाकर सीमा के गले से लग गया और ये देखकर वहां सभी के होश उड़ गए सिवाय कमला के। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, बस इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। अब अनिकेत तुम यहाँ इतने सालों बाद, लेकिन क्यों? सोचा तो था कि बस तुम्हें एक झलक देखकर वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। तुम इन लोगों के खातिर मुझसे दूर भागती रही, जिन्हें ना तो तुम्हारी कद्र है और ना तुम्हारे सेक्रीफाइसेस की। ये लोग तुम पर तरस खाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, जबकि तुम चाहती तो कब का अपना घर बसा सकती थी मेरे साथ। सर ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा है वो। ये दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सीमा ने तुम तीनों भाई बहनों की खातिर अपने सपने, अपना प्यार कुर्बान कर दिया। गलत किया इसने, लेकिन अब मैं इस घर में और कुछ गलत नहीं होने दूंगी। ये कहकर कमला आगे बढ़ी और उसने अनिकेत के हाथों में सीमा का हाथ देते हुए कहा, बेटा तू आएगा ना मेरी सीमा को ले जाने? अब तक बहुत कुछ सहा है इसने, लेकिन अब भी ये तुम्हारे घर को स्वर्ग बना सकती है, ये विश्वास है मुझे। मैं जानता हूँ माँ जी, बस एक बार सीमा हाँ कह दे, जिसके इंतजार में मैं आज भी हूँ। सीमा की आंखों में आंसू थे। आज उसके पास ना कहने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन हाँ कहकर अपनी खुशियां चुनने की कई वजहें थी। जीती रहे, आखिर तूने कर दिखाया निशा। हाँ पापा। इतना कहकर निशा अपने सामने खड़े आदमी को सल्यूट करती है और तभी वहां खड़े सारे मोहल्ले वाले निशा और राम के लिए जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मोहल्ला गूंजने लगता है। तालियां रुक नहीं रही थी और उन तालियों को सुनकर राम कहीं खो जाता है। राम को याद आता है जब वो कॉलेज में था और गाना गा रहा था, तब पूरे हॉल में उसके लिए ऐसे ही तालियां बज रही थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, पर राम तो बस संध्या को ही देखे जा रहा था। ये कहानी है राम, संध्या और निशा की। उस दिन संध्या आज मेरी परफॉर्मेंस है, तुम आओगी ना? क्यों? मैं क्यों आऊं? तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी। संध्या और राम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। संध्या देखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत समझदार और संस्कारी भी थी। राम उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा था। ये बात संध्या भी जानती थी, लेकिन राम उससे कह नहीं पाता था। उस दिन शाम को परफॉर्मेंस के बाद राम ने बड़ी हिम्मत करके संध्या से कहा, संध्या मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। रहने दो राम, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। देखो, जो तुम सोच रहे हो ना, वो कभी नहीं हो पाएगा। पर दिक्कत क्या है? मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा हूं, अच्छा गाना गाता हूं, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, फिर तुम क्यों नहीं मान रही? मैं नहीं, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे राम। वो एक छोटे से किसान हैं। वो चाहते हैं कि मैं और मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें। और रही बात शादी की, तो वो कभी भी अपनी जात बिरादरी से बाहर जाकर मेरी शादी नहीं करेंगे। पर जमाना बदल गया है संध्या, अब ये जाति बिरादरी के बारे में मैं भी नहीं सोचती राम, पर मेरे पिताजी सोचते हैं। वो वैसे भी बीमार रहते हैं, मैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती। इतना कहकर संध्या वहां से चली गई। पर राम संध्या से बहुत प्यार करता था और हर हाल में उससे शादी करना चाहता था। संध्या के मना करने के बावजूद वो नहीं माना और किसी तरह संध्या का पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया। शहर से लगे एक गांव में वो एक कच्चा मकान था। उस घर की हालत बहुत ही खराब थी। उस कच्चे घर को देखकर राम हैरान रह गया कि संध्या किस मुश्किल दौर से गुजर रही थी। वो जैसे ही घर के अंदर आया तो उसने देखा कि संध्या अपने पिता को दवाई पिला रही थी और उसकी छोटी बहन पास में ही चूल्हे पर खाना बना रही थी। राम, तुम यहाँ? मुझे बस तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करनी है। कौन है संध्या? कोई नहीं बाबा, वो मैं राम हूं। नमस्ते। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। जी मैं आपकी बेटी संध्या के साथ कॉलेज में पढ़ता हूं। अंकल जी,
मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। इस घर की हालत देख रहे हो बेटा, मैं तुम्हें क्या दे पाऊंगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस संध्या को मेरे साथ भेज दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। मेरा ख्याल तो तुम रख लोगे, पर उसके बाद मेरी छोटी का क्या होगा? वो देखो, वो मेरी छोटी बहन है, अभी स्कूल में पढ़ती है। मैं कॉलेज के बाद काम करने जाती हूँ, जो पैसे कमाती हूँ उसी से पिताजी की दवाई और इस घर का खर्चा चलता है, समझे? इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही थी और तुम सीधा मेरे घर चले आए। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकती। अब हम पर तरस खाओ और चले जाओ यहां से, प्लीज। राम वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता नहीं था कि संध्या इतने बुरे हालात से गुजर रही थी, पर उसने भी ठान ली थी। अगली सुबह वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर संध्या के घर पहुंचा और उसे अपने साथ कॉलेज ले गया। शाम को संध्या के पिता के लिए उसने दवाइयां ली और फिर संध्या के साथ उसके घर पहुंचा। उस दिन राम सबके लिए बाहर से खाना लाया था। सबने मिलकर साथ में खाना खाया और फिर संध्या जब अपने काम पर चली गई तो राम उसकी छोटी बहन को पढ़ाने लगा। संध्या की छोटी बहन पढ़ने में बहुत होशियार थी। ये देखकर राम को बहुत अच्छा लगा। उसने हीरालाल के साथ ढेर सारी बातें की और फिर वो वापस अपने घर चला गया। अब तो राम इसी तरह हर रोज संध्या और उसके परिवार का ख्याल रखता। संध्या के साथ साथ उसके पिता और उसकी छोटी बहन भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन, राम जल्दी से आओ, बाबा खून की उल्टी कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। राम बाइक से बहुत तेज संध्या के घर पहुंचा। उसने देखा कि हीरालाल की आखिरी सांसें चल रही थी। उसने फौरन एम्बुलेंस बुलाने के लिए अपना फोन निकाला, पर तभी हीरालाल ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़कर संध्या के हाथ में रख दिया और कहा, अब मेरे पास समय नहीं है बेटा। वादा करो कि मेरी बेटी संध्या को पत्नी के रूप में और मेरी छोटी बेटी निशा को बेटी के रूप में हमेशा खुश रखोगे। मैं वादा करता हूं आपसे। इतना सुनते ही हीरालाल ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और स्वर्ग से धार गए। कुछ दिनों बाद ही राम ने मंदिर में संध्या से शादी कर ली और वो संध्या और उसकी छोटी बहन को लेकर अपने घर चला गया। पर बिना दहेज की बहू और दहेज में आई साली देखकर राम के घर वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। तब राम ने एक घर किराए पर लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ था। पड़ोसी उसे और उसकी पत्नी संध्या को ताने मारने लगे। अरे देखो तो कितनी बेशर्म है ये लड़की, अपने साथ अपनी बहन को भी ले आई। और देखो तो सही, दहेज के नाम पर बस एक साली आई है जनाब की। खैर मजे तो राम के हैं, बीवी के साथ साथ साली भी मिल गई। बाय वन गेट वन ऑफर मिला है इसे तो। राम, संध्या और निशा ने हर बात सुनी, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर उसी शाम, जीजा जी आप मुझे पढ़ा देंगे? जीजा जी नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो, मुझे पापा कहोगी। मैं आज से तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी बेटी। ये वही पड़ोसी थे जो आज निशा और राम के लिए अब तक तालियां बजा रहे थे। उनकी तालियों में जैसे क्षमा याचना थी जो वो राम और संध्या से मांग रहे थे। तभी संध्या ने राम की तरफ देखकर कहा, आज तुमने अपना हर फर्ज निभा दिया। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम मिले। नहीं संध्या, मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी और निशा जैसी होनहार बेटी मिली, जिसने मेरा नाम रोशन कर दिया और लोगों के तानों को तालियों में बदल दिया।